वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट, यानी रीट लेवल फर्स्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 23 तारीख को सुबह मॉर्निंग में, उसका साइकोलॉजी का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट आंसर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा। और याद रखना ये कौन सा है, ये लेवल फर्स्ट का एग्जाम में। और वो भी याद रख सकते हो शिफ्ट कौन सा था, पहला शिफ्ट में लेवल फर्स्ट का हुआ था जिन्होंने BST कर रखी उनके लिए। और उसका जो पेपर कोड है वो याद रखना ए पेपर कोड है। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा और जो ऑप्शन का सीक्वेंस होगा वो पेपर कोड ए के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा। ये पेपर कोड लिखा हुआ है आपके पास सामने है। पेपर कोड कौन सा है हमारा, ए पेपर कोड सोल्व कर रहे हैं हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइकोलॉजी का लेवल फर्स्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, कौन सा रॉन्ग है वो आपको पहचानना है। देखो पहला पहला क्या कहता है, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्या ये बात जरूरी नहीं है? अरे बिल्कुल जरूरी है, तो ये पहला ही रॉन्ग है हमारा। ठीक है ना, हर बच्चा क्या होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो सबको समझना जरूरी है। तो पहला तो हमारे कौन सा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। सही बात है क्या? ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। ये भी सही बात है ना, प्रभावित करती है समस्या। और अगला है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। विकास एक अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंस होता है, ये बात भी सही है। तो अपना रॉन्ग कौन सा हुआ, पहला वाला, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला केवल फर्स्ट वाला है, ये हमारे लिए सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खाली जगह छोड़ रखी है, फिर लिखा हुआ है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या कहना चाह रहा है, देखो ये तो सिंपल सा है। देखो इसमें आएगा विकास, ठीक है ना। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अरे आपने देखा होगा विकास, पढ़ा होगा आपने, कैसे लिखते हैं हम, विकास बराबर क्या होता है, परिपक्वता, विकास बराबर परिपक्वता इंटू अनुभव या अधिगम। ठीक है, तो ये पूछा है इसमें, तो अपना आंसर चला जाएगा इसका बी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। बचपन की विशेषता पूछे, याद रखना इसने। ठीक है ना, बचपन की विशेषता देखो, पहला है प्राक टोली आयु, दूसरा है अनुकरणीय आयु, तीसरा सवाल करने की आयु, और चौथा है खिलौना की आयु। देखो बचपन मतलब हम लगभग जन्म से 5 साल तक की जो आयु है उसको हम बचपन के अंदर कंसिडर करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अनुकरणीय आयु मतलब बच्चा जो देखेगा वही करेगा, तो ये तो विशेषता है बचपन की। खिलौने खेलता है बच्चे, ये भी अवस्था है, विशेषता है। सवाल करने, बच्चा हर सवाल पूछता है, पापा ऐसा क्यों, मम्मी ऐसा क्यों, तो ये भी बचपन की विशेषता है। लेकिन जो प्राक टोली आयु है ना, याद रखना ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, इसकी पूरी बाल्यावस्था की। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन अपना ए से होगा तीसरे का। अगला जो क्वेश्चन 4 है वो कहता है, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है आनुवंशिकी और वातावरण, दूसरा व्यवहार और वातावरण, तीसरा वातावरण एवं जीव विज्ञान, और चौथा कहता है वातावरण एवं पालन पोषण। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, जो प्रकृति और पोषण का जो विवाद है ना, वो आनुवंशिकी और वातावरण के बीच में है। ठीक है ना, चौथे का ऑप्शन पहला सही होगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो कहता है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। देखो टर्मन ने बताया था, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, तो टर्मन के अनुसार बताना हमें। तो टर्मन ने जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनकी जो बुद्धि लब्धि बताई थी वो बताई थी 140 या उससे अधिक। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवे का। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, देखो स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पहला है प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। अगला है डी ऑप्शन, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो बच्चा सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, असमर्थ क्यों है सीखने में या समर्थ क्यों है, वो जानने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना शिक्षक को बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी होगा इसका छठे क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, क्या होगा, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु और इनटू में 100, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, देखो 75 अंक प्राप्त कर रहा है, ये 75 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर जो इसने पूछा है कि 16 वर्ष का मतलब जो वास्तविक आयु है वो कितनी है इसकी, वो है इसकी 16 साल इनटू 100, ये मानसिक आयु हमें निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, मानसिक आयु को यहीं का यहीं रहने दो, मानसिक आयु को बाकी जहाँ 75 बैठा है वो बैठा रहने दो, 16 इधर नीचे था वो वहाँ पे ऊपर चला जाएगा और अपॉन 100, ठीक है। इसको काटेंगे 25 से 3, इसको काटेंगे 4, इसको 4 से ये 4 बार कट गया तो 4 इंटू 3 12, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें 12 साल, उसकी जो मानसिक आयु है बच्चे की 12 साल है। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, देखो वापस पढ़ो क्या लिखा है इसने, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, देखो सिंपल सारा प्रतिदर्श, या ऐसा कह सकते हैं सैंपल, ठीक है ना, क्या रहा देखो, ठीक है, किसी को सेलेक्ट कर रहा है मतलब सैंपल ले रहा है या नमूना, ठीक है। तो नमूना या जो प्रतिदर्श मॉडल था वो किसने दिया था, सिंपल सा है, जो नमूना या जो प्रतिदर्श मॉडल था वो था हमारा थॉमसन का, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। पहला है निर्धारण मापनी, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मतलब सिंपल सा है टीएटी, पढ़ा होगा ना आपने टीएटी, ठीक है, वो वाला। तो देखो पहला दे रखा है इसने निर्धारण मापनी, देखो ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है क्या, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है ये, ठीक है, ये भी नहीं है, अवलोकन भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है, लेकिन कौन सी है, टीएटी है, याद रखना, ठीक है। देखो प्रक्षेपी विधि वो होती है जिससे हम उस व्यक्ति के अवचेतन मन की बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि हम टीएटी में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, वो कहता है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जो क्रिएटिविटी है वो किससे एसोसिएटेड है, वो पूछिए। पहला है अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन या चौथा ऑप्शन है अपसारी चिंतन। बताओ कौन सा हो सकता है। तो याद रखना जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो सृजनशील बच्चे होते हैं उसमें कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो सिंपल सा है, उनमें पाया जाता है अपसारी चिंतन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अपसारी चिंतन, ठीक है। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें अभिसारी चिंतन होगा। तो इसने पूछा है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के लिए अपसारी चिंतन होना जरूरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। समायोजन को बढ़ावा देने वाली विधि स्थिति कौन सी है वो देखना है, उस स्थिति को हमें पहचानना है। पहला है तीव्र चिंता, दूसरा है अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, तीसरा बीमारी का डर
और चौथा है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो याद रखना, जो समायोजन को जो बढ़ावा देने वाली जो युक्ति है वो है हमारी विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। आप टेंशन में रहोगे ही नहीं तो आप में जो समायोजन है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपराध बोध या जुनूनी सोच से आप में कुसमायोजन होगा, चिंता से भी कुसमायोजन और बीमारी के डर से भी कुसमायोजन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे पूछा है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। 4 लक्षण दे रखे हैं, उनमें से आपको कोई 2 लक्षण बताने हैं जो प्रतिभाशाली बालक के होते हैं। पहला, अभिव्यक्ति में नव्यता होती है क्या? बिल्कुल होती है, याद रखना, अभिव्यक्ति में नव्यता होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। दूसरा है जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है बच्चों में, बिल्कुल होती है। तीसरा है वार्तालाप प्रियता, देखो ये नहीं होती है। और अति सक्रियता, हाइपर एक्टिवनेस भी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि आप यहाँ पे 2 से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट भी नहीं कर सकते तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 12वें का बी होगा, ठीक है। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था? बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, यानी मानसिक आयु का जो फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का वो किसने दिया है? तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला है मानसिक आयु के लिए यानी बुद्धि लब्धि के लिए जो मानसिक वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100 वाला जो फॉर्मूला है वो दिया था टर्मन ने, ठीक है। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। यह कहता है रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धि श्रेणी में आता है। औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धि श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड भी काफ़ी अधिक है। रवि का जो लेखन कौशल है वो भी अच्छा है। तो रवि में क्या हो सकता है? देखो, बच्चा है जो औसत से तो ज़्यादा है, ठीक है, और पढ़ने में, वर्तनी में और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो मैथ में काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और लेखन में भी काफ़ी अच्छा है। तो बच्चों में क्या संभावना है? ठीक है, देखो डिसकैलकुलिया हो सकता है या डिसकैलकुलिया नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छा है वो, ठीक है। अगला है डिस्ग्राफिया, लिखने में भी काफ़ी अच्छा है, तो डिस्ग्राफिया भी नहीं हो सकता। अगला है डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब बोलने से संबंधित, ठीक है, तो बोलने से संबंधित विकृति या पढ़ने से संबंधित, ठीक है। देखो पढ़ने में ग्रेड बहुत कम है, मतलब पढ़ने में कम है तो कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। यानी बोलने का तो कुछ आया नहीं था, यहाँ पे पढ़ने का आया था। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि बहुत सामने चीज दे रखी है इसने। तो क्वेश्चन 14 का आंसर होगा सी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया था? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो या गेट्स और अन्य ने। तो आपको पता होना चाहिए ये जो परिभाषा थी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, वो दी थी स्किनर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है देखो, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय से कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसे बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? देखो पहले वो बच्चे को सिखा रही है, सवाल करवा रही है, ठीक है, और फिर जो योग की गलती थी, जो दुकानदार ने हिसाब किया उसमें जो गलती थी उसको सही भी करवाया। तो ये अधिगम का कौन सा प्रकार है वो आपको बताना है। देखो नकारात्मक हो सकता है क्या? नहीं, उसने जो सीखा वो उसके काम आ रहा है, तो वो नकारात्मक नहीं हो सकता। शून्य भी नहीं हो सकता। वो कौन सा होगा? सकारात्मक। अपने पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आपकी अगर दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो या फायदा पहुंचाता है तो वो सकारात्मक स्थानांतरण होगा। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, वो कहता है एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? जैसे आप सोच रहे हो मैं गुलाब जामुन खाऊं या रसगुल्ला खाऊं, तो इन जो 2 परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, इसमें जो व्यक्ति के कौन सा भाव होता है, यानी 2 विपरीत परिस्थितियों में क्या कहलाएगा, याद रखना आपको। तो उसको कहते हैं द्वंद्व
कुंठा, चिंता या दबाव। तो याद रखना, एक व्यक्ति में एक समय में दो जो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, द्वंद्व मतलब आप सोच रहे हो मैं ये करूं या ये करूं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन या अंतर्दृष्टि। देखो अंतर्दृष्टि का तो कुछ लेना देना है नहीं पुनर्बलन से। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, नहीं ये भी नहीं है। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इन दोनों में से आंसर होगा तो बताओ कौन सा होगा इसका? तो क्रिया प्रसूत। ठीक है, जो क्रिया प्रसूत है हमारा वो इससे रिलेटेड है, वो पुनर्बलन के सिद्धांत से रिलेटेड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। देखो अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य। आंतरिक वो जो हमारे अंदर से रिलेटेड है, ठीक है, और बाह्य वो जो हम बाहर से देख के उसके प्रभाव में आकर कुछ करते हैं। ठीक है, देखो पहला है वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। देखो उपहार का नाम आ गया ना, मतलब वो बाहर से कुछ लेने के लिए कर रही है। ठीक है, तो ये तो आंतरिक हो नहीं सकती, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। दूसरा है उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। तो टीवी देखना मतलब ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। अगला है इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिले स्तर पर रोशन करना चाहती है। याद रखना ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है ना। अगला है मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह इससे नई जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। देखो नई जानकारी मिलेगी मतलब ये कौन सी है? ये हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। वो कहता है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने लर्निंग थ्योरी नहीं दी है वो हमें पहचानना है। देखो थॉर्नडाइक ने दिया था क्या अधिगम का सिद्धांत? बिल्कुल दिया था। स्किनर ने भी दिया था, कोहलर ने भी दिया था, लेकिन ब्लूम ने नहीं दिया था। याद रखना ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21, ए सीरीज का है और हम शिफ्ट फर्स्ट के कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट वालों के क्वेश्चन साइकोलॉजी के। क्वेश्चन कहता है बार बार बच्चों को सजा देने से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो देखो क्वेश्चन था बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम से पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ठीक है, तो याद रखना ये दर्शाता है कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा कम करता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका 21वें क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। आरटीई एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करना चाहिए? देखो 40 होना है क्या? नहीं 40 नहीं है, 42 नहीं है, 48 नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है ये। ठीक है, 45 घंटे। 22वें का सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, वो कहता है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ऐसा समझ सकते हो आप। देखो विश्वसनीयता होनी चाहिए क्या एक उत्तम परीक्षण में? बिल्कुल होनी चाहिए। वैधता भी होनी चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी परीक्षण में अभिक्षमता का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी
लर्नर सेंटर्ड जो करिकुलम है, शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक है क्या? नहीं। विषय वस्तु भी नहीं है, वातावरण भी नहीं है। देखो नाम ही क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण। तो बच्चा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाकी सब चीजें बाद में। तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा आपके डी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, वो कहता है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, देखो चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, या छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। देखो सबसे बेस्ट क्या होगा इसका? तो सबसे बेस्ट है छात्रों और शिक्षक में जो पारस्परिक अंतःक्रिया है उसमें उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा डी। 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। ये कहता है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? पहला, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। देखो सामाजिक आर्थिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी नहीं है, अनुदैर्ध्य भी नहीं है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान वो होता है जिसमें हम किसी भी समस्या का तत्काल समाधान कर सकें, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, वो कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अनुमोदक की होनी चाहिए, सुविधादाता की, आधिकारिक, या तानाशाह? देखो तानाशाह हो सकता है क्या? तानाशाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए टीचर को, आधिकारिक भी नहीं होना चाहिए, अनुमोदक भी नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि एक टीचर का जो रोल है क्लास में वो सुविधादाता की तरह होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। यह कहता है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? जो मूल्यांकन करते हो बच्चों का उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, मंद बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। दूसरा, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। अगला, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। या डी ऑप्शन, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। क्या होना चाहिए देखो इसका? देखो मंद और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में सेलेक्ट करना भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। बच्चों की पहचान करना कि उपचारी उपाय की आवश्यकता है, ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करना ये भी नहीं है। तो क्या होगा अपना 28वें का ऑप्शन होगा डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ये सही आंसर होगा किसका? मूल्यांकन के उद्देश्य का, क्वेश्चन नंबर 28 का। और अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे देखो आपको मैच करवाना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो पहला है समीप और दूराभिमुख दिशा, और फिर है सिर और पदाभिमुख। देखो सिर और पदाभिमुख मतलब पैर, तो सिर से पैर कहाँ जा रहा है हमारा? दूसरे का पहला। देखो दूसरे का पहला एक ही में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। बाकी और भी मिलाना तो देखो पहला समीप से दूर मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। फिर आता है सी, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है, मतलब दो अलग अलग बच्चों की, तो उसमें चला जाएगा हमारा तीसरे का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, और चौथे में हो जाएगा सी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। और साइकोलॉजी का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेवल फर्स्ट का, वो है विकास किस ओर बढ़ता है? याद रखना, विकास और एक शिक्षण सूत्र दोनों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। अगर आपको शिक्षण सूत्र पूछना तो वो होता है विशिष्ट से सामान्य, ठीक है ना। ये कौन सा? ये शिक्षण सूत्र है, याद रखना, विशिष्ट से सामान्य। देखो साधारण, आसान, कठिन, जटिल दोनों एक ही जैसे हैं, तो होगा क्या? हमेशा याद रखना विकास होता है सामान्य से विशिष्ट, ठीक है।
शुरू शुरू में जो सब बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो एक जैसा होता है, लेकिन बाद में सारे विशिष्ट हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं। तो विकास कैसा है, सामान्य से विशिष्ट होगा। तो ये था हमारा लेवल फर्स्ट का साइकोलॉजी का पेपर की आंसर की। हमने कोशिश करी है आपके एग्जैक्ट आंसर बताने की, और कभी कुछ चेंजेस होता है तो जो बोर्ड हमारा आरबीएसई बोर्ड जो आंसर की जारी करेगा उसी को हम सही मानेंगे। थैंक यू सो मच।